नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हूँ। आप देख रहे होंगे इस वक्त मुल्क में जो इस वक्त सबसे अहम मसला बन गया है वो है आइनी बहरान। और इसमें आइनी बहरान में इस वक्त पार्लियामेंट, हुकूमत, जुडिशरी और तमाम मुल्क की सियासी जमात जो हैं वो इसका हिस्सा बन चुकी हैं। और इस वक्त पहली दफ़ा जो नज़र आया है कि अफवाज पाकिस्तान इससे बिल्कुल अलग है। अब चंद अहम डेवलपमेंट है, उसके ऊपर अपने मेहमानों से हम बात करेंगे। उन चंद डेवलपमेंट का थोड़ा सा जिक्र मैं यहाँ पे कर दूँ, क्योंकि 27 तक ये आपके जो 3 रुकनी बेंच इलेक्शन केस को डील कर रहा है, उसने 27 तक जो है इस केस को सुनने से बढ़ा दिया है। 27 अप्रैल को अब ये केस सुना जाएगा। इसके साथ साथ पीडीएम के सरबराह ने जो बार बार सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बज़िद है कि सियासी जमातें बैठें, आपस में तय करें और आएँ और बताएं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उन सबको बुलाती है, वो यहाँ आकर बैठकर मुशावरत करें और हमें कोई डेट दें जिसमें एक साथ इलेक्शन कराया जा सके। ये सुप्रीम कोर्ट का आज का कहना था। और कल का सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर वज़ीर आज़म ने फ़ंड रिलीज़ नहीं किया तो फिर जो उनको एक लिहाज से कहते हैं लोग की धमकी है, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा कि उसके संगीन नताइज होंगे। आज पीडीएम के जो सरबराह हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इमरान खान से मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद कर दिए जो कि एक इत्तेहादी हुकूमत के पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब इस सिलसिले में कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मौलाना फजल रहमान साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बिलावल भुट्टो साहब की भी एक हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली है, या ये कह दें प्रेस स्टेटमेंट मिला है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये जो आपकी जुडिशरी है ये पंचायत लगाकर हम पर प्रेशर ना डाले कि हम मुज़ाकरात करें। उन्होंने मना कर दिया है। एक तरफ फवाद चौधरी का भी हमने एक स्टेटमेंट सुना कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम से किसी भी सूरत में मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये सूरत हाल है। इस सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं, आइन भी है, कानून भी है, सियासी मुज़ाकरात भी हैं, इत्तेहाद भी है, इलेक्शंस भी हैं और आगे चल के फ़ैसले भी हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, एक ब्रेक पे जाऊँगा और ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ, इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक छोटा वेलकम बैक जी। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ जनाब हमारे शेख वकास अकरम साहब की तरफ। शेख वकास अकरम साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है, आप देख रहे हैं, आप सियासतदान हैं, आप बहुत अरसे से सियासत को भी देख रहे हैं, अदालत को भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदाज को भी देख रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है सर, एक इलेक्शन है, वो इलेक्शन 90 डेज़ है, उसका जो भी हशर हो रहा है, जो भी कर रहा है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि तीनों जुडिशरी, पार्लियामेंट, हुकूमत तीनों आइन शिकनी कर रही है और उसके ऊपर दलाइल मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट पे आ रहा है कि आप पंचायत कमेटी नहीं हैं, आप सियासतदानों को नहीं बैठा सकते, आपका काम आइन के आर्टिकल 175(2) के थ्रू के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ आइन की तशरीह और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला है, और अगर जो ना माने उसको सज़ा दें। तो यहाँ पर जब आप पंचायत लगाएंगे तो फिर इस किस्म के हालात होंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो मना करेंगे, बिलावल साहब वहाँ पहुँचेंगे, इमरान खान साहब मना कर देंगे, वो मना कर देंगे। क्या कहेंगे शेख वकास साहब? देखिए, मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब के जो क्राइसिस हमें जिस तरह का नज़र आ रहे हैं, इस सूरत हाल में
जबकि सारी उम्मीदें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि आइन की पासदारी और अमलदारी जो है उसको यकीनी कैसे बनाया जाएगा। दो तरह के क्राइसिस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी किसी कोशिश से तमाम स्टेक होल्डर्स से इनपुट लेती है तो वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा 14 तारीख तक का फैसला जो है वो हतमी है, मगर अगर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाते हैं और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस अवॉइड किया जा सकता है, ये कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। माजी में भी ऐसे होता रहा है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत से इश्यूज आते रहे। आप देख लें, डॉक्टर शाहिद वाला केस था, फिर एक और इंक्वायरी थी जिसमें किसी का कोई ताल्लुक नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने हर चैनल से ऑलमोस्ट हर एंकर को बुला के उसकी इनपुट ली और कहा कि आप कोशिश करें ये चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी, फैसला किया जा सकता था, मेरिट पे किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं थी किसी की। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो किरदार अदा करना चाहते हैं आइन की हुदूद के अंदर रहते हुए, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। नीचे भी अदालतों में आप हाई कोर्ट्स में चले जाएं जहां और बहुत बड़े बड़े मुकदमात होते हैं, आइनी नेचर के नहीं, दूसरी नेचर के। जजेस जब देखते हैं, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो वो एक दफ़ा कहते हैं कि भाई अगर सुलह कर सकते हो तो सुलह कर लो, उसी वक्त देने। आप चाहे फैमिली कोर्ट्स में चले जाएं, आप चाहे ये क्रिमिनल पीपीसी के केसेस हैं उसमें चले जाएं, जिस वक्त जजेस देखते हैं कि इनके बैठने से जो है मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है और कोई बड़ा क्राइसिस खत्म हो सकता है, तो ये होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले कभी नहीं हो। ये कोई कत्ल का मामला नहीं है, हालांकि कत्ल में भी वो कहते हैं सजा से पहले कि यार वो तो हम जो कानूनी फैसला करेंगे, अगर आप आपस में बैठ के गल मुका सकते हो तो मुका लो। फैमिली मैटर्स में ऐसे करते हैं, जहाँ डिवोर्सेज होती हैं वहाँ पे ऐसे करते हैं, वो एक दफ़ा मौका देते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है, ये मुल्क के हवाले से, और इससे बहुत सी चीज़ों का मेक एंड ब्रेक है। इसमें आपने खुद ही कहा कि ये जो इलेक्शन का जो तमाशा और ये सारा लगा हुआ है, अगर इसमें वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मौका देना चाहे और वो समझते हैं कि सब बैठ जाएं तो शायद मुल्क के लिए बेहतरी हो जाए और आइन शिकवी से हम बच जाए और कोई सब मिल जाए तो एक ऐसा कंसेंसस हो जाए जिससे चीज़ें बेहतर हो जाए, तो ये कोई इसको सिर्फ ये कहना कि ये अदालत का काम पंचायत नहीं है। जब आपके अपने मामलात हों तो अदालत से आप सिर्फ पंचायत ही नहीं, आप अदालत से साइड की भी तवक्को करते हैं। जब इस मुल्क का मामला है, इस मुल्क की सियासत का और आइन का मामला है, मैं ये समझता हूँ कि अगर अदालत एक दफ़ा ये मौका इनको दे रही है तो सैनिटी शुड प्रिवेल मेरे ख्याल में, और ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है और ये कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। सर मैं यहाँ एक सवाल रखूँगा एज ए तालिब इल्म, क्योंकि मेरे हिसाब से सर जो 175(2) है वो ज्यूरिडिक्शन है आइन की, और आइन की ज्यूरिडिक्शंस में सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है और आइन और क़ानून के तहत फ़ैसले करने का इख्तियार है। किसी सूरत में उन्हें ये इख्तियार नहीं है कि चलें हम तो एतराज़ कर रहे थे कि आपने 90 डेज़ के अंदर जो इलेक्शन का आइन ने कहा है उसको भी तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा ना सर, ये तो किसी और ने नहीं तोड़ा, एक चीज़। दूसरा, आपने शेड्यूल जारी करके 219, 218 इलेक्शन कमीशन का आइन का इख्तियार वो तोड़ दिया। तीसरा, आपने जो है वो ये जो आपका 189 का फ़ैसला था उस पर सर्कुलर के ज़रिए वो तोड़ दिया, वो भी 189 की बाइंडिंग है। तो जहां आपको आइन ने इजाज़त ही नहीं दी है कि आप पंचायत बैठाएं, मैं ये समझने की कोशिश करता हूं। माजी में जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने ये कहा कि फ़ैसले चाहे अक्सरियती हों या फुल बेंच के हों गलत हो सकते हैं, लेकिन कानून तो सर जो होता है वो अपनी जगह मौजूद होता है। तो मेरा एक सवाल ये है कि माजी की बुनियाद पर नज़रिया ज़रूरत भी रहा है, माजी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल एक्सटेंड करके वैलिडेट भी किया है। हम उसके ऊपर नहीं, हम तो जा रहे हैं आइन और कानून के ऊपर, और आप खुद भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम आइन और कानून पे जाएंगे। तो सर आइन और कानून में तो कहीं नहीं लिखा है कि आप सियासी जमातों को बुलाकर बैठाएं और उनको आप कहें कि आप जुड़ें। यहाँ तो एक सवाल आ रहा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये मेरा सवाल नहीं है, मैं सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट
एक जमात के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है और 11 सियासी जमातों के मौक़िफ़ को रद्द कर रही है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है, देखना तो यह है कि क्या 11 जमातों का जो मौक़िफ़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो आइन कहता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ हमारी पोजीशन देखें ना, असम्बलियाँ तोड़ दी गई, असम्बलियाँ टूटने के बाद हम 90 दिन में इलेक्शन चाहते थे आइन के मुताबिक। हुकूमत वक्त इलेक्शन कमीशन हमें वो इलेक्शन नहीं दे रहा। आप मुझे बताएं हम किसके दरवाजे पे जाते? मीडिया पे शोर मचाते रहते, सड़कों के ऊपर आके लड़ाई डाल लेते, वजीर आजम के गले पट जाते, क्या करते? हमारा तो काम बहैसियत पार्टी यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। हमने तो ये भी देखा कि जब हम अदम एतमाद का वक्त आया तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोली नहीं, फैसला नहीं हुआ। क्या प्राइम मिनिस्टर घर वापस नहीं आ गए? आप कह रहे हैं कि इख्तियार नहीं है। लामहदूद इख्तियार होते हैं डॉक्टर साहब, लामहदूद इख्तियार होते हैं। ये तो बहुत बड़ी कोर्ट है। कॉमन लॉ कैसे बनता है? जो जजेस की जजमेंट्स होती हैं वो कॉमन लॉ होता है, वही कानून बन जाता होता है। बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे बहुत से कानूनी फैसले और लीगल क्वेश्चन जो है सेटल होते हैं। आप तो इतनी बड़ी कोर्ट की बात कर रहे हैं, नीचे छोटी कोर्टों के अंदर एक सजा याफ्ता आदमी, सालाना सजा हुई थी, सजा याफ्ता आदमी को जेल में से इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया, 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे। इख्तियार थी किसी ने कोर्ट मुल्क से बाहर भेजने? तो गलत है ना सर, था किसी के पास? तो ये तो बहुत बड़ी कोर्ट है, इनके पास लामहदूद इख्तियारात है और इन्हीं ने कॉमन लॉ जो है वो एस्टैब्लिश करना है। लेकिन ये सर, लेकिन ये कॉमन लॉ अगर आइन से स्ट्राइक करेगा वकास साहब, तो वो कॉमन लॉ तो नहीं चलेगा ना, बिकॉज द एवरेज जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो। माजरत के साथ एक छोटा सा सवाल, मैं आइन पढ़ रहा हूं, मेरे सामने है कि कोई जजमेंट चाहे सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच ने दिया हो, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से वो टकरा गया और पार्लियामेंट चाहे कोई कानून साजी ऐसी करे जो आइन के आर्टिकल से 342 अराकीन वोट दें, लेकिन अगर वो टकरा गया तो वो फिर आपके इल्लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। ठीक हो गया। ठीक, मुझे समझ नहीं आ रही, नून लीग को समझ नहीं आ रही, पीडीएम को समझ नहीं आ रही। इस आर्टिकल की मैं एक मिसाल लेता हूँ, इसकी तशरीह कौन करेगा डॉक्टर साहब? कौन करेगा इसकी तशरीह? किसकी सर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी इसकी तशरीह। किसकी कौन से आर्टिकल की? बात सुने ना, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आइन की फानी शिक जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं कर सकता, उसके खिलाफ नहीं जा सकता। आई एग्री विद यू, किसी को भी नहीं जाना चाहिए आइन की शिक के खिलाफ। मगर देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान वो आइन के खिलाफ जा रही है। सानू दसो अस्सी केड़े दरवाजे पे जाइए, हम कहां जाएं? हमें आप बताएं ना, हमें कोई रास्ता दिखा दे। हम हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, हमें कोई लड़ने मरने का रास्ता दिखा दे, हम कोई हथियार उठा लेते हैं, मैंने दसो अस्सी की करी। चले जरा हसन रजा पाशा से पूछते हैं। लोग सवाल नहीं, सही बात है, आपका सवाल सही है, आपका सवाल सही है। तो अपना असेंबली टूट गई। आइन जो आपने आर्टिकल पढ़ा, इससे ज्यादा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। आइन के अंदर नहीं कराए, हम अदालत में चले गए, आप किसी के गले तो नहीं पड़े। 10 रोज़ी कितने जाइए? अब उसका तशरीह करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैं तो उसमें उनको बायस नहीं समझता हूँ, हमारी मुखालिफ ठीक है, समझते बात करने बैठ के। ठीक है सर, मैं जरा सा, मेरे साथ वो भी हैं, एक आइनी माहिर हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। जनाब, और बड़ा नाम है इनका, हसन रज़ा पाशा साहब का। हसन रज़ा पाशा साहब, मैं आपके सामने एक आर्टिकल पढ़ूंगा और उसके बाद फिर आपने सुना है कि शेख वकास ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और मैंने अपना सवाल उठाया है। एक आर्टिकल है 175(2) सर, ये आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं एज ए तालिब इल्म ये समझता हूँ कि चाहे कोई भी लॉ हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, रूल ऑफ बिजनेस हो, कोई और कानून हो, कोई और जजमेंट हो, वो आइन से बालातर नहीं है। और आइन यहाँ जुरिडिक्शंस सुप्रीम कोर्ट की दे रहा है और लिख रहा है 175(2), नो कोर्ट शैल हैव एनी जुरिडिक्शन सेव एज इज और मे बी कॉन्फर्ड ऑन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय और अंडर एनी लॉ। अब जनाब, आपसे गुजारिश है
कि जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त कंडक्ट है, तो और मुख्तलिफ सियासी जमातें इस पर सवाल उठा रही हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है जो वो कर रही है सर? जी हसन रजा पाशा साहब। जी, मैं आपके सवाल के पहले हिस्से को तो मैं सुन पाया हूँ, आखिरी हिस्सा नहीं समझ, आवाज दूसरा हिस्सा ये था मेरा कि क्या ये आइन तो 175(2) ये कह रहा है, जुरिडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ये जो हो रहा है, सियासी जमातों को बुलाया जा रहा है, इलेक्शन के शेड्यूल दिए जा रहे हैं, आप डेट दे रहे हैं, पंचायत आपने सियासी जमातों को बुलाकर उनको आप कहा जा रहा है कि आप आपस में मुफाहमत करें, बैठें, हमें कोई डेट दें, आपने अगर कोई डेट दे दिया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं देंगे तो 14 मई है। ये सारी चीज़ें क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है, या हम ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करती है और कानून और आइन के मुताबिक फैसला देती है, चाहे कुछ भी हो? क्या कहेंगे हसन रजा पाशा साहब? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं जनाब शेख वकास अकरम साहब की बात का जवाब दूंगा जी सर, कि पॉलिटिकल मामलात में इनको कहाँ जाना चाहिए। इनको पॉलिटिकल मामलात में पार्लिमान को रजू करना चाहिए। पार्लिमान सुप्रीम इदारा है so far as the political crisis are concerned। इन्होंने ये किया कि इन्होंने पता नहीं क्या ज़हन में आई, क्या सोच के कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया, और आप देखें कि इस्तीफा देने के बाद उसकी मंजूरी के लिए इन्होंने एजिटेशन शुरू कर दी, कौमी असेंबली के बाहर खड़े हो गए, मुतालबात किए, स्पीकर को मिले, कई दफा मिले कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर करें, लेकिन स्पीकर साहब कहते थे कि मुझे कुछ शक है, मैं एक एक को बुलाऊंगा। इन्होंने कहा जी हम सब हाजिर है, ये ले दस्तखत। स्पीकर साहब ने वन फाइन मॉर्निंग कोई पहले 30-35 के मंजूर कर लिए, फिर किस्तों में करके वो मंजूर कर दिए। इन्होंने कहा जी आपने क्यों मंजूर किए हैं, हमने तो दिए ही नहीं। इसके स्पीकर साहब के जो पहले रिजर्वेशन थी वो ठीक थी। एनीवेज ये कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाके इन्होंने कहा जी हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों किए हैं, ये स्टे कर दे। उन्होंने स्टे कर दिया। अब बात ये है कि ये जो मामलात अभी आए हैं इनको पार्लिमान में लेके जाने चाहिए थे, और पार्लिमान इज दी ओनली इंस्टीट्यूशन जहां पे ये मामला सेटल डाउन किया जा सकता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा जुरिस्डिक्शन के हवाले से। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में अपने आप को नहीं उलझाना चाहिए। आईनी मामलात बिल्कुल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही तशरीह करनी है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और ऐसा इदारा नहीं है जो आईनी मामलात की तशरीह करे। लेकिन कहाँ पे एम्बिग्यूटी थी? एम्बिग्यूटी तो कहीं पे भी नहीं थी, लेकिन जब 184(3) की प्रोविजन इन्वोक कर दी गई तो फिर क्या सूरत हाल बनी? फिर वो टेक्निकलिटीज में आ गए, ये हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, 4-3 का फैसला आया, 3-2 का फैसला आया, और एक लंबी बहस छिड़ गई। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दे देते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब आप फलां तारीख आप इलेक्शन की स्केड्यूल अनाउंस करें। स्केड्यूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद अनाउंस कर दिया, और बाकायदा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को अपने हाथ में ले लिया। चले सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वास्ट पावर्स हैं, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन आगे पैसे देने का, पैसे लेने का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का, ये सारी चीजें हुई। अब हुकूमती इत्तेहाद चाहे जो भी कहें, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उन्होंने जिद लगा ली कि हम नहीं, मैं नहीं मानता। उन्होंने पूरी पार्लिमान को बीच में शामिल कर दिया। बात वहीं पे दायरा, वहीं पे सर्कल वहीं पे आके रुक गया जहां से मैंने बात शुरू की कि पार्लिमान के पास जाना चाहिए था। हुकूमत ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया कि वो पार्लिमान में चली गई। अब तौहीद अदालत की बात होती है तो एक फ्री कहता है जी कि वज़ीर आज़म भी चला जाएगा, लॉ मिनिस्टर भी चला जाएगा, इंटीरियर मिनिस्टर भी, फला 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 सब चले जाएंगे। अब जो हुकूमती इत्तेहाद है वो कहता है जी कि प्राइम मिनिस्टर तो कैबिनेट की एडवाइस पे काम करता है, और कैबिनेट कहती है जी प्राइम मिनिस्टर को है वो पार्लिमान की हिदायत, क्योंकि पार्लिमान को वो नुमाइंदा होता है। देखिए इतने गुंजन पड़ गए हैं अब
कि जहां पे मामलात को संभालना, मामलात को यकसू करना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। पहले जनाब इमरान खान साहब नहीं मानते थे, हम मिलते कर के राजी किया हुकूमत को, वो आए, उन्होंने कहा जी ठीक है। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं इन लोगों के साथ बैठनी पसंद नहीं करता। ये क्या बात हुई? अब इमरान खान साहब तो सम एक्सटेंट राजी हुए हैं, खुद तो नहीं आ रहे, लेकिन एक कमेटी बना दी, इस पे भी हमें बड़ी खुशी हुई, अप्रिशिएट करते हैं कि देर आए दुरुस्त है। फिर हुकूमत नहीं मान रही, हुकूमत के अलाइज जो है मौलाना फजल रहमान साहब की आज इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसमें भी एक लॉजिक थी, वो भी आखिर इंसान है। सर मुझे जरा क्लियर करें, मैं तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने हैं, मुझे आप इस बात पे क्लियर करें कि सुप्रीम कोर्ट का एक्ट कंडक्ट वो आईनी है और उसको ये इख्तियार है जो कर रही है, ये बता दें सर। देखिए मेरी गुजारिश, इसका जवाब क्लियर चाहिए सर। देखिए मेरी बात सुने, ये एक ऐसा आईनी मसला इस वक्त बन चुका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी इस्तदा पे अमल करती और फुल कोर्ट बना देती तो ये मसले मसाइल उसमें भी सर मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं हसन रजा पाशा साहब मेरे आपकी बात का जवाब जी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं पंचायत की रिक्वेस्ट किसने की? पंचायत की रिक्वेस्ट की है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। उनको अगर ऐसी बात थी वो ना करते। ओ सर मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि किसने की है। मैं तो आपसे आइन के आर्टिकल 175(2) जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद पर ये पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट है अभी जो काम कर रही है, जो ये पंचायत करवा रही है, ये जो सियासी जमातों से, मैं तो इस पे भी नहीं जा रहा जो उसने फैसले दिए हैं, जो जिसको कहा जा रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, ख़ास तौर पे जो 90 डेज को एक्सटेंड किया है, और भी बहुत से, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सर आपका ये सवाल पूछ के फिर मैं जाऊंगा JUF, उनसे पूछूंगा कि उनका मौक़िफ़ क्या है। मैं आपसे क्लियर कर पूछ रहा हूं, आप बताएं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ के मास्टर्स हैं, हम तालिब इल्म हैं, कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट है वो अकॉर्डिंग टू आइन और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आप फर्ज जो निभा रहे हैं ये सारा, ये कानूनी और आईनी है या इख्तियार से तजावुज कर रहे हैं जो इनका काम नहीं है? एक लाइन पे आप जवाब दे सकते हैं। अब एक लाइन पे आप जवाब मांग रहे हैं तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये अपने जुरिडिक्शन से तजावुज किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपने दे दिया। मैं बिल्कुल सर, आप मुझे मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से समझ गया और मैं खुद कन्विंस हूँ, इसलिए मैं एक बहुत बड़े लॉयर से पूछ रहा था कि क्या ये बात वाकई सही है। मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब के पास आने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक जी। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपकी विसात से हमारा मौक़िफ़ कौम तक पहुँच जाता है। मैं चूँकि एक सफ़र में था तो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की रहलत के बाद पहली दफ़ा मुझे कैमरे के सामने आना पड़ा तो मैं मुनासिब समझूँगा कि उनकी शहादत पर अफसोस का इज़हार करूँ और साथ ये भी कि उनकी ख़दमात को खराज तहसीन पेश करूँ। और उन्होंने जो हमारे लिए काबिल तक़लीद मिसालें छोड़ी हैं कि मेरा यानी उन्होंने फ़कीरी और गरीबी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और हम सब के लिए तक़लीद है, मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रहा हूँ। आपने जो सवाल किया वो ये है कि हम इमरान के बारे में हमारा मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से अलग है। हमारा ये मौक़िफ़ सियासी सिर्फ नहीं है, साथ नज़रियाती भी है। आपको मालूम होगा कि जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो हमारा एक मौक़िफ़ था कि असेंबलियों में न जाया जाए। ये जो आजकल हमारे इत्तेहादी इन्होंने हमें मनवाया, जिस तरह आजकल मनवा रहे हैं, तो हमने इनकी बात सुनी तो कौम को इतना बड़ा नुकसान हुआ जो आज आप देख रहे हैं, मईशत की तबाहाली, सियासी अदम इस्तेकाम।
अगर हम इनकी बात न मानते और अपने मौक़िफ़ पे डटे रहते तो कम से कम कौम को इतनी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़ता। हमारा जो इसके बारे में ख्याल है कि वो एक ऐसा आदमी है जो सियासी अमल से बिल्कुल नाबलद है। ये तो एक खिलाड़ी था, तो लोगों को शौक़ पैदा हुआ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ एक मसनूई तौर पर तीसरी क़यादत को तैयार किया जाए। तो 2018 को ठप्पे लगाकर इनके सामने लाया गया। अब हमें ये न बताया जाए कि ये इस्टेब्लिशमेंट है या ये मुखालिफ है, ये हामी है। ये एक डॉक्टर साहब एक मंसूबा था, प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के ये 2 अहम अनासर थे। अब उन दोनों अनासर में लड़ाई हो गई और हुकूमत हमारी झोली में आ गई। तो इसका माना तो ये नहीं कि अब ये पाक हो गया है, ये वो उस साजिश का हिस्सा है जो अवाम के ख़िलाफ़ तैयार हो गई थी 2018 से पहले। अब हम गुजारा करते रहे, लेकिन जब बात आई मुल्क की सालिमियत के ख़िलाफ़, ये 2035 तक एक प्लान बनाए इन्होंने और उसके साथ अपना आर्मी चीफ भी लाना चाहते थे ताकि उनके लिए मज़ीद ठप्पे लगाएं। एक दफ़ा सादा अक्सरियत, एक दफ़ा 2/3 अक्सरियत और तीसरी 5 साल के अंदर इनको देना था, इन्होंने 90% सीट्स देने थे। तो इस तरह लोगों पर एक नापसंदीदा शख्सियत को सवार करने का मंसूबा था। तो हमारा वो मौक़िफ़ आज भी अंदरूनी सीने पड़ा हुआ है और वो ख़त्म नहीं हुआ। अब जनाब इमरान खान की सियासत मर रही है। अब अजीब बात है, उनके लिए सहूलतकार हमारा जज बन गया है और वो भी चीफ़ जस्टिस, जिसको ना अपने हलफ का ख्याल है और ना अपनी गैर जानिबदारी का ख्याल है, ना अदालत का ख्याल है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे साथ एक बहुत बड़े वकील बैठे हैं। मैं अदलिया को मानता हूँ, अदल को भी मानता हूँ, लेकिन मैं आदिल को नहीं मानता। आदिल हमारे हालात से मुतासर होता है। आदिल की बेटी इतना ज़्यादा एहतियात नहीं करती कि मेरा बाप चीफ जस्टिस है तो मैं किसी पार्टी का झंडा क्यों उठाऊँ। आदिल की बीवी इतना ख्याल नहीं करती कि मैं एक कायद की अगर नारा लगाऊंगा तो हमारी गैर जानिबदारी हैसियत जो है वो हो जाएगी, मुतासर हो जाएगी। और फिर जब ऐसी बात आई कि आज हमारा जज कह रहा है कि 14 मई आईनी तकाजा है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इमरान खान इस पर रजामंद हो जाए तो हम 14 को 15 कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। ये कैसी बात है? ऐसा तो नहीं है कि ज़िया उल हक की तरह इन्होंने इमरान का नाम आइन के अंदर लिख दिया है कि आइन इमरान का नाम है। कमाल है शरई तौर पर, कानूनी तौर पर मैं किसी वकील से कहता हूँ कि मैं मुतासिर फरीक हूँ, मुझे आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, आप मेरा केस न सुने। यहाँ तो तमाम आवाम का नुमाइंदे पार्लियामेंट है, MNS कहते हैं कि आप हमारा केस न सुने और वो अड़े हुए हैं, हम आपका केस सुनेंगे। क्यों इस हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जिन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती और जो निस्बतन अच्छे लोग हैं? तो जब ये कहें कि हम आपका केस नहीं सुनते जी, लो ये जज ले लो, ये ले लो, ये हम साइड पे होते हैं, लेकिन ये साइड पे नहीं हुए। फिर सोमोटो एक्शन के बारे में कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है। वो कानून का मुहाफिज कानून के पीठ में छुरा घूम रहा है कि उसे कहा गया कि आपका सोमोटो गैर मुतनाज़ा है, आप नहीं सुन सकते। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, उन्होंने पहले से स्टे दे दिया कि ये बच्चा जब पैदा होगा तो ये बड़ा बदमाश होगा, लिहाजा पहले से हुक्म इम्तनाई। ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं टेली करता है इंसाफ के साथ। जब जज इतना ज़्यादा मुतनाज़ा हो जाए तो माफ़ कीजिए, उस जज पर हमारा एतमाद नहीं होगा। हम पूरी आवाम का इख्तियार एक आदमी की ख्वाहिशात पर नहीं दे सकते। इमरान खान हमारे नज़दीक गैर ज़रूरी अंसर है, उससे बात करना गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। ये सर आपका अटल इरादा है, ये इसमें लचक आ जाएगा क्योंकि आपके खुद इत्तेहादी जहाज़ लेकर आपको मनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जो हैं वो खुद आपके पास जो है उन्होंने, तो ये अटल फैसला है। बस एक लाइन पे सर, एक लाइन पे, क्योंकि आज टाइम मेरे पास कम है। मैं अटल से भी कोई ज़्यादा सख्त लफ्ज़ अगर आप डिक्शनरी बता बस हो गया, बस समझ गया सर, समझ गया, मैं भी समझ गया, तो सब समझ गए। अटल सर से बिल्कुल सही है, अटल मुस्तहकम मजबूत। तो शुक्र है कि मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को भी आपके इस अटल फैसले को समझ जाना चाहिए और बिलावल को भी। शेख वक़ास साहब, आज ज़रा टाइम कम रह गया, पहले इस पॉज में मैंने ज़्यादा वो ले लिया, तो 3 मिनट आपके पास है सर। मैं ये पूछना चाहूँगा कि बज़ाहिर तो अब गया ना सर, ये पंचायत हो नहीं हो जो भी हो, तो अब तो आपका क्या है कि अब होगा क्या? क्योंकि इमरान खान भी नहीं चाह रहे हैं, ये लोग भी नहीं चाह रहे हैं, तो सियासतदान तो कोई मसला हल नहीं कर रहे हैं।
तो आपके लिए देखिए, बात तो ये है, मैं वन बाय वन जरा हूँ, 3 मिनट के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा सारी बात करूं। सर हसन पाशा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़े सीनियर लॉयर हैं, मगर बसद एहतराम जो हमारे लॉयर्स हैं वो भी इन्हीं की तरह सीनियर हैं और बड़े काबिल लोग हैं। वो इनके स्टांस से एग्री नहीं करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तजावुज कर रही है। हम ये समझते हैं, हमारे लॉयर्स ये समझते हैं जो इन्हीं की तरह इन्हीं के साथ अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं, वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हक में जाने में जो भी करिए। नंबर 1। नंबर 2, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने जो बातें की उनको भी वन बाय वन में करता जब उन्होंने कहा इमरान खान साहब बिल्कुल नाबलग हैं, सियासत से खिलाड़ी हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि खिलाड़ी सियासत नहीं कर सकता? अमेरिका में प्रेसिडेंट जो थे वो एक्टर थे, इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट एक्टर हैं, और माशाल्लाह ये खुद मौलाना साहब हैं। अगर मौलवी सियासत कर सकता है तो खिलाड़ी भी सियासत कर सकता है, इसलिए मेरे ख्याल में मौलवी साहबान को किसी के खिलाड़ी नहीं, वकास मैं ये नहीं कह रहा सियासत कर सकता है, हम नहीं बैठेंगे साथ, मैंने ये नहीं कहा नहीं कर सकता, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अच्छा चलें, टाइम नहीं है सर, वकास साहब मैंने ये नहीं कहा सर नहीं मैं चले, क्लियर हो गया ये नहीं कहा सियासत नहीं कर सकता। नहीं डॉक्टर साहब माफ कीजिए, वो क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। अच्छा चले सर, आपने क्लियर कर दिया, हम साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है ये हमारा हक। ठीक है, मुझे बात कर लेने दे सर, मैं बात कर लेने। इन्होंने कहा सियासत मर रही है, इलेक्शन से हुकूमत भाग रही है, सियासत उसकी मर रही है। जो इलेक्शन से भाग रहे होते हैं ना, सियासत उनकी मरती होती है। जो मैदान से भागते हैं, सियासत उनकी मरती होती है। जहां तक आपने बात की है कि, और इन्होंने कहा कि अटल है, बात इससे आगे नहीं जाएगी। मैं अन्नी शाहिद हूँ, मैं गवाह हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा एहतराम है और बड़ा ताल्लुक रहा है मेरा उनसे। मैंने बहुत से अटल फैसलों से उनको वापस होते हुए देखा है। तारीख उनकी गवाह है, मुफ्ती साहब तो उनकी पार्टी के हैं और बहुत से उनकी पार्टी के अपने लोगों के बयानात मौलाना साहब के बारे में मौजूद है। कोई और प्रोग्राम करेंगे तो वो भी बता दूंगा कि कौन सी अटल चीज कहां से हिली और कहां पे जाके। ठीक है। आपने ये कहा आपके सवाल की तरफ वापस आते हुए, ठीक, आपने ये कहा कि अब तो वो पंचायत खत्म, तो अब क्या होगा? ठीक, हम गए हुए हैं अदालत में, हमें अदालत के फैसले का एहतराम है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज भी रोस्टम पे यही कहा कि आइन के हदूद में रहते हुए आप जो फैसला कर लें हम उसके पाबंद हैं। वेरी गुड। और अटॉर्नी जनरल थे जिन्होंने पंचायत, जो सो कॉल्ड आप बार बार पंचायत कह रहे हैं, जिन्होंने कहा कि ऐसी पंचायत बुलाएंगे। ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान ने लाया अटॉर्नी जनरल। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया, आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया कि आइन में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा आप मानेंगे। हसन रजा पाशा साहब, क्योंकि आज टाइम ज़रा आप लोग देर से पहुंचे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ टाइम हो गया। सर मैं आपके पास 1.5 मिनट है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि वो जो लॉ था, इस्लाहाती लॉ या सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर, आपके वो जो लॉ है उसका वो सदर साहब ने वापस कर दिया। वो एक्ट तो बन गया है, तो क्या वो अगर एक्ट नोटिफाई होता है तो फिर सो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ले सकेंगे या 3 रुकनी बेंच लेगा या 3 रुकनी कमेटी लेगी? सर 1.5 मिनट है आपके पास। हाँ, देखें अभी तो वो उसको रोक दिया गया उस पर अमल दरामद करने पे, लेकिन कितनी खूबसूरत उसमें कानून साजी की गई। हमारे कोई 2 डिकेड से मुतालबात थे जिनको मंजूर करते हुए हुकूमत वक्त ने मेहरबानी की और ये एक्ट पास कराया। देखें